सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगे मशहूर पत्रकार और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद सारन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। और खास बात यह है कि इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार पार्ट बिल्कुल एंड में है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्ती ना सही लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसी के तौर पे रह सके। लेकिन अरविंद, आपने देखा कि पिलग्राम का जो अटैक था उसके बाद से लेकर और आज तक जो कुछ हुआ, अब तो खैर बातचीत दोबारा थोड़ी थोड़ी करके शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, लेकिन ये कि बीच में अटैक चले भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी, इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर है इस दोनों कंट्रीज को आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं, विजिट भी करते हैं और जाहिर है आपकी एक अटैचमेंट तो रही है। जी आरजू साहिबा, अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें कि अरविंद कैसा महसूस कर रहे हो इस वक्त, जब तुम 2 महीने पहले पाकिस्तान में थे और आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि जिस सरहद से तुम गए थे अब वो सरहद भी बंद हो गई है, उसके गेट पर भी एक ताला लग गया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंसान की बसी बसाई दुनिया अगर एक ही झटके में वो अगर तबाह हो जाए, लुट जाए, तो वो कैसा महसूस करता होगा वो इंसान। मैं ठीक बिल्कुल वैसा ही लुटा पिटा महसूस कर रहा हूँ। आपका सवाल अपने आप में बड़ा वसी है। अगर मैं इसका तफसीलन एक जवाब दूं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं इसको देख सकता हूं, पूरे मसले को एक इंसान होने के नाते देख सकता हूं और उसमें ऑब्जेक्टिविटी लेकर आ सकता हूं कुछ, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं दोनों तरफ, तो हमारे बड़े अच्छे अच्छे जो लिबरल किस्म के, प्रोग्रेसिव किस्म के ख्यालात रखने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स को सुने तो हो सकता है कि आपको मायूसी हो। लोग कहेंगे कि भाई शशि थरूर तुम तो ऐसे ना थे, अरुंधति रॉय तुम तो ऐसी ना थी, रवीश कुमार तुम तो ऐसे ना थे, ये तुम कैसे हो गए आज अचानक। इस तरह के जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान से वो बातें कर रहे हैं। ठीक वहीं हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो लिबरल प्रोग्रेसिव ख्यालात का जो तबके रखने वाला जो वहाँ पे लोग हैं, जो तबका है, वो कितना एंटी इंडिया हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि आज के आपके इस प्रोग्राम में अपने आप को एक हिंदुस्तानी के नज़र से भी और एक उस मिट्टी से जिसका नाम पाकिस्तान है, जिससे कि मेरा ताल्लुक हज़ारों सालों का है, उसकी नज़र से भी इस पूरे इशू को देखने की कोशिश करूं। तो एज एन इंडियन मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक अरसे दराज से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे। लोग बड़ा शदीद गुस्से में थे। एक के बाद एक कोई टेररिस्ट आता है और आके और बेगुनाह का कत्ल करके चला जाता है। जब कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई अच्छी गुफ्तगू होने लगती है, कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने लगती है, जहाँ पे हमारे हुक्मरान कोई माजी के ज़ख्मों को थोड़ा भुला के और कोई दोनों अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा ख्वाब देखने की कोशिश करते हैं, तो ये जैश ए मोहम्मद और जमात-उद दावा के जो दहशतगर्द हैं, इनको पता नहीं क्या दौरा पड़ता है कि हमें 20 साल पीछे धकेल देते हैं। लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन को, हर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को इंडिया पाकिस्तान में कम से कम 1999 के फरवरी से, जब से वाजपेयी साहब लाहौर गए थे, तब से लेकर अब तक फॉलो किया है। तो ऑलमोस्ट कोई 25-26 साल हो चले हैं। तो बड़ी मायूसी होती है। पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं मुख्तसर कोई बात रखूं, लोग बड़े नाराज़ हैं। नाराज़ इस बात के लिए नहीं है
कि उन्होंने दहाइयों से दहशतगर्दों को, उनकी जमातों को पनाह दी। इस बात से नाराज़ हैं कि हिंदुस्तान ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करके, ठीक है, कुछ दहशतगर्द ठिकानों पर हमले किए, बकौल हिंदुस्तानियों के, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर को जो अबूर करके और उन्होंने मिसाइलें दागी हमारे अंदर, इस बात से वो शदीद गुस्से में हैं। उनका गुस्सा भी कुछ-कुछ समझ में आता है। खास तौर से अगर ये काम हिंदुस्तान कर दे तो बड़ा गुस्सा आता है लोगों को। अमेरिका अगर वही काम कर दे, ओसामा बिन लादेन को जब वो उठा के लेके गया, तब इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो अमेरिका बहादुर फिर पैसे भी देता है साथ-साथ। वो साथ-साथ लोन भी देता है, ठंडा भी करता है अवाम को, हुक्मरानों को खास तौर से, और हुक्मरान जब ठंडा हो जाए, उसकी जेबें भर जाए, तो वो अवाम को भी बावर करा देता है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अच्छा किया, दहशतगर्द तो था, उठा के ले गए, हमारा क्या लगता था? उस वक़्त सवाल सॉवरेनिटी का नहीं उठता। तो डिपेंड करता है आप इस पूरे मौज़ू को किस तरह से देखती हैं। मैं ये कहूँगा कि हाँ, पाकिस्तान के लोगों का नाराज़ होना एक हद तक जायज़ भी है। लेकिन अगर आपकी माज़ी की जो हुकूमतें थी, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताउन किया होता और इन तमाम दहशतगर्दों को, जितने भी इनके आका हैं, जो वहाँ पे अपने बवांग-ए-दौहल अपने जो हैं ख़यालात का इज़हार करते हैं हिंदुस्तान के लिए, नफ़रती बयान देते हैं, दहशतगर्दों को जो तैयार करके और हिंदुस्तान में भेजते हैं, उन लोगों का अगर आपने सच में कुछ किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। हिंदुस्तान ने 78 साल तक रिस्ट्रेंट दिखाया है, फॉर 78 ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम। दुनिया का कोई और दूसरा मुल्क होता, तो शायद इतना लंबा इंतज़ार नहीं करता और इस बात के चक्कर में नहीं पड़ता कि जब कभी भी बात होगी ना, डिबेट होगी पाकिस्तान के लोगों से, तो इनको मुँह पे दे मारेंगे ये बात कि कश्मीर पे 47 में भी तुमने किया, 48 में भी तुमने जंग की, 65 भी तुमने किया, 71 भी तुमने किया, कारगिल भी तुमने किया, 26/11 भी तुमने किया, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम, ये सब तुमने किए। बंबई में ट्रेन में धमाके तुमने किए, कहाँ-कहाँ नहीं किए। फिर वो सोचता है कि यार इनफ इज़ इनफ, हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे? आए उन लोगों को ज़रा उन्हें भी पता चले जो चैन से सो रहे हैं कि अब वो चैन से नहीं सो सकते। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान का ये जो गुस्सा है, ये जो हमारे अंदर इस वक़्त एक शदीद जो एक तकलीफ़ है, जिससे हम दहाइयों से गुज़र रहे हैं, उसका वो एक जायज़ा लें। और उसके साथ-साथ मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये भी कहूँगा कि हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, गलत हुआ, लेकिन हमें ये कोशिश हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस घर से आता हूँ, जो मेरी परवरिश है, मुआशरे में जो हमारा किरदार है, दुनिया में हमें जैसे देखती है, तो तुम्हारा हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड रहे। शायद मेरे जैसे लोग बहुत कम रह गए हैं अब हिंदुस्तान में। मैं फिर भी चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो हाई मॉरल ग्राउंड आज तक रहा है, वो हमेशा बरकरार रहे। गांधी और बुद्ध की धरती है, मोदी जी अभी खुद कह रहे थे 2 दिन पहले गौतम बुद्ध की बात करते हुए कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार की है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। कोई इसे ये ना सोचे कि ये बुद्ध का देश है, तो हम जब चाहेंगे वहाँ पे जाके ये काम कर लेंगे। तो बात ये है आरज़ू साहिबा कि इस पूरे के पूरे पस मंज़र को समझने के लिए एक होलिस्टिक व्यू की ज़रूरत है। आप एक महज़ एक पाकिस्तानी या एक हिंदुस्तानी बनकर इस मौज़ू को और उसकी जड़ तक आप पहुँच नहीं सकते हैं। मैं जहाँ से देख रहा हूँ, तो एक नया नॉर्मल हिंदुस्तान ने सेट कर दिया है और आज से नहीं किया, आज से 6 साल पहले जब पुलवामा में अटैक हुआ था, उसी दौरान कर दिया था। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो फ़ौज को पॉलिटिसाइज़ करें किसी अपने सियासी मकसद के लिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक मुल्क को, उसके अवाम को आपने भी कॉन्फिडेंस तो देना होता है।
आप कब तक ये कहेंगे कि भाई लौट जाओ अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने काम पर चले जाओ, स्कूलों में चले जाओ, अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में चले जाओ, और जो हो रहा है तुम्हारे साथ कोशिश करेंगे कि आगे से ना हो। माजी की हुकूमतें हमारे यहाँ यही करती आई थी। मुंबई का 26/11 का जब हमला हुआ तो यही माहौल था। 4 दिन बाद लोग अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। कोई धरना, कहीं पे किसी किस्म का कोई जुलूस, कोई नारेबाजी कुछ नहीं हुई, लेकिन लोगों में गुस्सा था। देखें जी, जो सियासतदान होता है वो जो बिल्कुल सोसाइटी का लोवेस्ट डिनोमिनेटर होता है, उसके अंदर जो गुस्सा होता है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को ख्याल में रख के फिर अपनी सियासत नहीं करते। वो सोसाइटी के सबसे निचले तबके से अपनी सियासत शुरू करते हैं। बहुत ही सादा जबान में अपनी बात आम लोगों के दिलों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हम हमारे यहाँ पॉलिटिकल रैलीज में सीधे सादे मजहबी नारों को लगाते हुए सियासतदानों को देखते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बड़ी ही दुख और तकलीफ की कैफियत है इस वक्त, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस तरह के वाकयात हों। ना ही कोई बेगुनाह सयाह जो घूमने गए हों उनका कोई इस तरह से कत्ल करे, ना ही मैं ये चाहूंगा कि किसी जंग के बदले में बेगुनाह मारे जाएं। जंग बिल्कुल। तो चंद रोज होती है, हम्म। जिंदगी बरसों तक रोती है आरजू साहिबा। लेकिन ये आपकी बात मुझे एक बहुत अच्छी और सही लगी कि वाकई में जब उसामा बिन लादेन के ऊपर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान ने इस किस्म का रिएक्शन शो नहीं किया, और वही चीज जब भारत ने की और उन्होंने कह के कहा कि जी हम ना तो मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, ना ही सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ जो ये टेरर आउटफिट्स हैं या जो जहां पर ये लोग हैं, चाहे वो हाफिज सईद या मसूद अजहर की बात की, वहीं पर अटैक किया गया। लेकिन आपके ख्याल से अब आगे पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो ये कहा जा रहा है जी हमने तो उनको जाके जवाब दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन क्या इससे बाकी की दुनिया को हम इत्मीनान दिला सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है इस किस्म के लोगों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जो दूसरी किसी भी कंट्री में, चाहे वो कश्मीर के नाम पर हो, चाहे वो फलस्तीन के नाम पर हो, वहां पर लोगों को परेशान कर रहे हैं या उनकी जाने ले रहे हैं? देखें, जब आपका एक झूठ पकड़ा जाए ना, फिर आपके जितने भी सच है ना वो सब कटघरे में आ जाते हैं। सब पर सवाल उठते हैं, सब पर उंगलियां उठती हैं। वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, ये तो दुनिया में हमने देखा है, तारीख हमें यही बताती है। तो पाकिस्तान को दुनिया को ये भावर कराने में कि हम अमन पसंद लोग हैं, अब हम दहशतगर्दों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करते जैसे कि पहले करते हैं, तो उसमें वक्त लगेगा। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। फिर आपसे मैं ये भी पूछ लूं कि मौलाना मसूद अजहर को ये फैटफ के बाद, हाफिज सईद को, जब ये उनको भी फैटफ के बाद, दोनों जो दहशतगर्द हैं, इनको आपने, जब तक आपके ऊपर इस दुनिया ने फैटफ का शिकंजा नहीं कसा, उससे पहले आपने क्या किया था? ये आपके लिए एक सियासी और मुआशी बदहाली की बहुत बड़ी वजह बन गए। और दुनिया ने जब आपको ये बताया कि अगर आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम आपके ऊपर इस किस्म के संगीन हम सैंक्शंस लगा देंगे, उससे आपकी मईशत डूब जाएगी, आपसे कोई कारोबार नहीं करेगा, दुनिया आपसे अलग थलग हो जाएगी, तब जाकर आपने ये काम किया है। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, दिसंबर 1999 में IC-814 इंडियन एयरलाइंस का तैयारा हाईजैक हुआ, काठमांडू से कांधार लेकर जाया गया। मौलाना मसूद अजहर को हमने कांधार में छोड़ा। वो सारी जिंदगी कांधार में था क्या? कौन से वीजे के तहत, कौन से पासपोर्ट के तहत वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ था? और जब यहां हो गया था, भावलपुर में अपना मदरसा चला रहा था, लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको पकड़ा क्यों नहीं? ये क्यों नहीं कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है भाई, तुम्हें तो एक तैयारे को हाईजैक करने के बायस छोड़ा गया है,
इसको पकड़ो, बिल्कुल। इसको जेल में डालो, इस पे मुकदमा चलाओ। एयरक्राफ्ट हाईजैक्स, दैट टू अ सिविलियन एयरक्राफ्ट हाईजैक, आप उसके बाद आपको छोड़ा गया है, वो तो अपने आप में ही एक क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या आपको बिल्कुल। दुनिया को ये बताना पड़ेगा? आपको ये एहसास खुद से क्यों नहीं हुआ हम्म, कि ये जो जो काम करके ये रिहा हुआ है, वो तो अपने आप में ही एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्राइम है इन दिस डे एंड एज। बिल्कुल। तो नहीं, मुझे उसको हैरत जी। वो फिर वो पाकिस्तान वीजा लेके आया था, वो कोई पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया था, और वो इस बात को तो 26 साल हो गए। पुलवामा में जब वो आदिल अहमद दार जो खुदकुश हमलावर था, जिसने अपने आप को फाड़ा वहां पे, उसकी तारीफ में मौलाना मसूद अजहर का बयान अगर कोई जाके इस वक्त सुन ले सोशल मीडिया पे, तो वो बयान वो कंधार से बैठ के दे रहा था या पाकिस्तान में था। तो ये तो न देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। जी, इंडिया ने हमारी सॉवरेनिटी वायलेट कर दी है। और ये सारी जो बहस है, इससे जरा हम थोड़ा सा हटके अगर हम ये कहें कि यार हम दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, अपना पासपोर्ट सामने रखते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे, हमें जिल्लत और रुसवाई क्यों उठानी पड़ती है? हमारा पासपोर्ट इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के बराबर क्यों है? बिल्कुल। ये किसी हिंदू की साजिश है? अगर है तो फिर तो आपको बाहैसियत आपको पूरे मुल्क को ही आपको शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि हिंदू इतनी सलाहियत रखता है कि आपके पासपोर्ट को उसने इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के बराबर ला खड़ा किया है। मैं सवाल पूछता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से और आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब से, यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दुनिया को बता रहे हो, पाकिस्तान के लोगों को भी बता रहे हो कि हाँ 30 साल तक हमने ये डर्टी काम किया, वेस्ट के कहने पे किया, यूरोप के कहने पे किया, ब्रिटेन के कहने पे किया। उनके हुक्मरान तो नहीं कहते ये बात कि हमने ये डर्टी काम तुमसे करवाया है। तुमने जब ये डर्टी काम किया, तुमने जब अपने बच्चों को मदरसों में भेज भेज के उन्हें ब्रेन वॉश किया, उनके हाथों में बंदूकें दी, मजहब के नाम पे उन्हें इश्तियाल दिला के और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, तुम किस किस्म के हुक्मरान थे? तुमने अपने कौम का ख्याल नहीं आया? तो तुम्हारे बच्चे थे, तुम्हारे अपने मुल्क के शहरी थे, उनके लिए तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम रियासत थे उनके लिए, तुम्हारा फर्ज बनता था किसी का जिहाद, किसी का लेना, किसी का देना। तुमने अपने बच्चों को बंदूकें क्यों दी? मैं पाकिस्तानी होता तो मैं ख्वाजा आसिफ से यह सवाल पूछता कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात पूछते, ये बात दुनिया को बताते हुए? और जब बता रहे हो तो हमसे किस बात का वोट आके मांग रहे हो? हमसे तुमने हमें हमारे बच्चों के हाथों में बंदूकें दी, तुम्हें देनी किताबें चाहिए थी, तुम्हें देना मगर हमारे हाथों में कोई रोशन मुस्तकबिल था, तुमने हमें बंदूक दी। मैं तो ले- उसको लंबा कर लेता वहां पे, घेर के मैं 10 सवाल पूछता उससे, किस हक से वोट मांगने आए हो भाई? तुम्हारा क्या हक बनता है वोट मांगने का? लेकिन अरविंद, ये अब मानने लगे हैं क्या? ये चेंज नहीं लग रहा आपको? इससे पहले तो मानते ही कोई नहीं था, कहते हमने कुछ किया ही नहीं है। अब तो ये बाकायदा इस बात को मानने लगे, लेकिन साथ ही तो साथ ये मान के, जी। मेरी बात सुने, मान के क्या वो उन तमाम गुनाहों से बरी हो जाते हैं? जब आप कोई देखें, ये बात वैसे ही है कि मैं कहूं जी 30 साल पहले मैंने किसी का मर्डर किया था, पुरानी बात होगी, उस वक्त करते थे हम मर्डर, 30 साल पहले किया था जी मैंने किसी का मर्डर, तो अदालत कहेगी इसको लंबा करो, इसको 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 अंदर लेके जाओ इसको, हैं? मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे तुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, तूने ये क्या काम किया है, तूने हमारा नहीं सोचा? तो ये हुक्मरान है कौम के, ये बड़े हैं, ये पाकिस्तान का, इनका पाकिस्तान के साथ में यहां के आवाम के वेलफेयर के लिए इनका रोल क्या है? क्या रोल बनना चाहिए ऐसे लोगों का? हमारा जी एक पास्ट है, वो आपने सुना होगा जब जरदारी साहब से पूछा ना किसी ने कि जी आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो कत्ल हुआ उसकी आपने इंक्वायरी जो है वो
FBI से करवाई और हर एक छोटी से छोटी आपने जो है जांच करवाई और अब तो आपको सारी बात पता लग गई, तो फिर क्या किया आपने? ये उसके बाद हुआ तो कुछ भी नहीं। अगर यही काम करना था, ये काम तो हमारा लोकल SHO भी कर सकता था। तो जरदारी साहब का जवाब ये था कि बीबी साहिबा इतनी बड़ी लीडर थी, क्या मैं उनकी मौत की इंक्वायरी किसी थानेदार से कराता यहाँ पे? जवाब देखिए, ये जवाब बनता नहीं था देना। तो भाई FBI से कराने का क्या मतलब बनता था जब आपने कोई एक्शन ही नहीं लेना था? कोई एक्शन नहीं लिया। जब आपने एक्शन ही नहीं लेना था तो FBI से कराएं या लोकल SHO से कराएं, क्या फर्क पड़ता है? महज इसलिए कि वो बड़ी लीडर थी तो ठीक है भाई, उनकी मौत की इंक्वायरी कोई बड़े जो है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से कराते हैं। मेरा सवाल तो ये है, ये जो हुक्मरान आज तस्लीम करें कि हाँ हमारा ये पास्ट था, हम ये काम करते थे, तो फिर आवाम के सामने जाके बताओ, हाँ भाई ये काम करते थे, आज हम तुम्हें किसी और काम पे लगा रहे हैं, बोलो हमें वोट दोगे? मैं तो होता गैरतमंद एक आवाम के अंदर जाके लोगों को बताता कि यार ये किस किस्म के लोगों को हमने हुक्मरान बना रखा है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? अभी 2-3 रोज पहले आप यूट्यूब पे जाके देखें, इंडिया में तो एक्सेसिबल नहीं है पाकिस्तानी चैनल्स, एक आपकी कोई एक मजदूरों नहीं सॉरी एक कोई किसान इत्तेहाद काउंसिल थी, शायद ऐसे सही नाम था उसका। अच्छा, उनके जो उस काउंसिल के जो सरबराह थे वो बैठे थे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे आर्मी चीफ की तारीफ के। और मैं ये सोच रहा हूं यार ये क्या मुस्तकबिल होगा। देखें, जब कौम का सिपा सलार है फौज का, उसका काम है भाई, वो इसी बात की तनख्वाह लेता है। आप उसके तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, कल को आपका पटवारी है, आपका लोकल SHO है, आपके कितने सारे आपके अफसर होते हैं, क्या हर किसी की तारीफ करते हो इस तरह से? वो हर बंदा अपना अपना काम करता है, दुनिया में कहीं नहीं होता। ये जहालत है, ये जहालत है। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत आवाम को ये बावर कराना है कि हाँ भाई हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, तो एक वजह है उसकी। ये वो वजह है जो उस तरफ जो हिंदू बैठा है, कोई बता दे, 4 सवाल पूछ ले कि वो हिंदू आज से पहले 78 सालों में तो नहीं आया इधर, आज ही क्यों आया है? आज ही वो परेशान होके इस तरफ क्यों आया है? वो इसलिए आया है क्योंकि तुमने उसको मजबूर कर दिया है। तुमने मार मार के उस हिंदू को, उसके लोगों को, तुमने उसे कहा है कि तुम आओ भाई, तुम आओ, ये जंग लड़ो। मैं आपको देख रहा था, एक हमारे एक बड़े प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, वो कह रहे थे कि ये पहली जंग है जी जो हिंदुस्तान ने की है। मैं नहीं मानता ये पहली जंग है, ये भी आप ही ने मुसल्लत की है, मजबूर किया है इंडिया को कि वो इस हद तक पहुंच जाए कि वो ये ना देखे कि दुनिया हमें कैसे देखेगी, वो ये कहेगा यार ये बेगुनाहों का खून बहाते हैं आके, हमने जाके इन पर कार्रवाई करनी है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि फिर हमारा जो थ्रेशहोल्ड है, सब्र का हमारा जो पैमाना है, वो इतना कमजोर हो जाएगा, इतना डीप मिसट्रस्ट हमारे अंदर हो जाएगा कि हम मुसलसल खौफ के साए में रहेंगे कि रात को सो रहे हैं, मुमकिन है हमारे ऊपर कोई मिसाइल आके गिर जाए। एक आम बंदा भी, हमारे पास तो था कि हम जी इन्हें ये टारगेट है, हमारे मिलिटेंट हेडक्वार्टर्स है, हमारी तरफ तो वो भी नहीं है, आप किसको निशाना बनाते? जाहिर सी बात है, या तो आपने फौजियों को बनाना है या आम शहरियों को बनाना है। बिल्कुल, ये बात है जी। लेकिन खैर ये बात जो आपने कही कि आम आदमी के जहन में भी आजकल यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को सोए और आधी रात को मिसाइल आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर तक पहुंचाने में हमारा बहुत एक रोल रहा है। अगर हम पहले ही जिसे कहते हैं मुंबई अटैक के टाइम पर ही हमने कोई एक्शन ले लिया होता, हम तो अभी भी मना कर देते हैं जी अजमल का साहब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल वो सब आम चीजें लोग समझ चुके हैं। और आजकल के जमाने में आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते, तो यकीनन पाकिस्तान को इस तरफ सोचना होगा और बार बार, वरना इस किस्म की चीजें हमारे ऊपर, तो ईरान ने भी अटैक किया था, आपको याद होगा अरविंद, कुछ टाइम पहले, और ईरान ने भी यही कहा था कि ये जो टेरर आउटफिट्स है उनके ऊपर अटैक किया था ईरान ने। तो वहां तो हमने ये वाला जोश और ये वाला जज्बा नहीं दिखाया जो हमने भारत के टाइम दिखाया, तो यकीनन कहीं ना कहीं हमें खुद भी नुकसान हो रहा है इसका, और इस तरफ जरूर देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू आरजू साहिबा। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और अरविंद सहारन का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी के सवालों का बहुत ही दमदार तरीके से जवाब दिया अरविंद सहारन ने, और जिस तरीके अरविंद सहारन ने पाकिस्तान की पतलून उतारी और खासकर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको आईना दिखाया, और जिस तरीके अरविंद सहारन ने यह कहा कि इस बार हिंदुओं को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया गया कि भारत को पहले हमला करना ही पड़ा, पर इस बार भी जो जंग है वो पाकिस्तान ने ही छेड़ी थी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,